अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीसीई 2025 का स्क्रीनिंग पेपर जो कि एसपीएससी की तरफ से 6 जून को कंडक्ट किया गया था। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पोर्शन इस्लामिक स्टडीज का था। क्वेश्चन नंबर 1, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इसरा इन अरबिक लैंग्वेज। अरबिक लैंग्वेज में वर्ड इसरा की मीनिंग क्या है? इसरा बेसिकली इसका मतलब है कि रात को सफ़र करना। तो इस्रा जो सूरा थी उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज की तरफ जो रात का सफ़र था उसको बयान किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड इसरा मीन्स नाइट जर्नी। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट हमारे पास है, विच सूरा वाज रिवील्ड इन रिस्पॉन्स टू स्लेंडर अगेंस्ट हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाय मुनाफिकीन। मुनाफिकीन ने जब हजरत आयशा पे इल्ज़ाम लगाया था तो उसके रिस्पॉन्स में जो सूरह नाजिल की गई थी वो थी सूरह अन-नूर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंपेनियन वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट स्क्राइब ऑफ रिवीलेशन कातिबुल वही। कौन से सहाबा को कौन से सहाबी को कौन से कंपेनियन को फर्स्ट कातिबुल वही अपॉइंट किया गया था? तो वो थे ज़ैद इब्न साबित। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैव इन होली कुरान। वैसे यहाँ पे थोड़ा इसमें मिसिंग था तो मैंने ये अलग से टाइप कर दिया है। Fourth question is, in Holy Quran it is mentioned that when Prophet Musa alayhi salam commanded Bani Israel to enter Holy Land Arz-e Muqaddas, they refused out of fear of which nation? And in consequence Allah punished them with 40 years of wandering in the desert. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू होली कुरान जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दस यानी मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल होने का हुक्म दिया तो उन्होंने किस के डर की वजह से वहां जाने से इनकार कर दिया। तो वो जिस कौम से, और उसके बाद फिर अल्लाह ने उनको जो सजा दी थी कि वो 40 साल तक सहरा में भटकते रहे थे, तो वो जिस कौम के डर से वो नहीं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था वो थी कौम जबारीन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट वी हैव, इन विच सूरा ऑफ होली कुरान इट इज मेंशन्ड दैट बनी, यहाँ पे है बनी, दैट बनी इसराइल लेफ्ट इजिप्ट, एंड इन विच सूरा इट इज मेंशन्ड दैट दे री एंटर्ड इजिप्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुरान मजीद की कौन सी सूरत में ये मेंशन किया गया है कि बनी इसराइल जो है वो मिस्र को छोड़कर चले गए थे, और कौन सी सूरत में फिर मेंशन किया है कि बनी इसराइल दोबारा से मिस्र में दाखिल हुए थे। तो अगर हम सूरह ताहा को देखें तो इस सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या तफ़सील से बयान किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि बनी इसराइल ने कैसे फ़िरौन से निजात पाई थी और मिस्र से निकले थे। तो सूरह ताहा में बनी इसराइल के मिस्र से निकलने का ज़िक्र है, जबकि दोबारा बनी इसराइल मिस्र में आए थे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या सूरह यूसुफ़ में बताया गया है, उसमें मेंशन्ड है। तो जिस सूरह में ये ज़िक्र है कि बनी इसराइल मिस्र को छोड़कर गए थे वो सूरह ताहा है, और जिसमें ये ज़िक्र है कि वो दोबारा से री-एंटर हुए थे वो सूरह यूसुफ है। सो हमारे पास डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, सूरह ताहा एंड सूरह यूसुफ। Then next, in Holy Quran, it is mentioned that two angels who met Hazrat Ibrahim alayhis salam in his house were going to. अब कुरान मजीद के में ज़िक्र है कि दो फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर आए थे। उनको ये खुशखबरी देने आए थे कि आपके यहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश होगी। तो वो कहाँ जा रहे थे और वो जिस असल मिशन पे जा रहे थे वो उनको जो कौम लूत थी उनकी तरफ जाना था, और उनको उनके गुनाहों की वजह से अज़ाब देने जा रहे थे। So they were going to destroy the qawm of Lut alayhi salam. So C is the correct option here. Then next we have characteristics of successful believers mentioned in opening verses of which surah. कुरान मजीद की कौन सी सूरत में की शुरुआती आयतों में जो मोमिनीन हैं, मोमिनों की जो खुसूसियात बयान की गई हैं, तो वो सूरह अल मोमिनून में बयान की गई हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास सूरह अल मोमिनून का, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
हमारे पास है व्हाट वाज द नेम ऑफ सिस्टर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड वाज बीटन बाय हिम। हजरत उमर रजी अल्लाह की कौन सी बहन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उसके बाद हजरत उमर ने उनको मारा था, वो थी फातिमा बिनतुल खताब। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट इज सूरा व्हिच स्टार्ट्स विद हुरूफ मुकत्तात इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट। इनमें से कौन सी सूरा ऐसी है जिसमें हुरूफ मुकत्तात के बाद किसी प्रॉफिट का नाम आता है? तो हुरूफ मुकत्तात हमें पता है बेसिकली कि वो सेपरेट जो है वो अरबिक लेटर्स होते हैं जिनको हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, जैसे कि अलिफ लाम मीम हो गया, ताहा हो गया, यासीन हो गया। तो इन लेटर्स को हम अलग अलग प्रोनाउंस करके पढ़ते हैं, उनको हुरूफ मुकत्तात कहा जाता है और उनकी मीनिंग हमें पता नहीं है आज तक। तो ऐसी सूरा जिसमें हुरूफ मुकत्तात के डायरेक्ट बाद किसी नबी का जिक्र आता है तो वो सूरह मरियम है। इसमें स्टार्टिंग में आता है काफ हा या आइन साद जो कि हुरूफ मुकत्तात है। उसके बाद हजरत जकरिया रजी अल्लाह ताला का जिक्र आता है। सो सी सूरह मरियम इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Then next, how many times ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ is repeated in Surah रहमान? सूरह रहमान में ये आयत कितनी मर्तबा रिपीट हुई है? तो ये 31 टाइम्स रिपीट हुई है। सी 31 टाइम्स is the correct answer. Then next is wives of which prophets will go to Jahannam अकॉर्डिंग टू होली कुरान। कुरान मजीद में जिक्र है कि दो ऐसे नबी हैं जिनकी बीवियां जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगी। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक तो ईमान कबूल नहीं किया था और उन्होंने नबियों के साथ खयानत की थी। वो थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। तो कुरान मजीद के अकॉर्डिंग ये इन दोनों की बीवियां जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। Then next question number 12. In which surah Allah asked Muslims for the first time to take up arms to do jihad against mushrikeens? कौन सी सूरत में अल्लाह ने मुसलमानों को जिहाद करने की परमिशन दी थी? वो सूरह हज में दी थी। सो डी सूरह हज इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट here which surah certified that prophet went for Miraj? कौन सी सूरह में ये बेसिकली बताया गया है, सर्टिफाई किया गया है कि वाकई में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे? तो उसका जिक्र बेसिकली दो सूरतों में आता है, एक तो सूरह इसरा में आता है और दूसरा सूरह नजम में आता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सूरह नजम का है तो हम सी को करेक्ट मानेंगे। सी सूरह नजम इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट वी हैव हु वाज द फर्स्ट कैलिफ टू स्टेब्लिश अ नेवल फोर्स इन इस्लामिक एम्पायर? इस्लामिक एम्पायर में जो वो कौन से खलीफा थे जिनके दौर में जो है वो नेवल फोर्स इस्टेब्लिश की गई थी? तो बेसिकली हज़रत उस्मान गनी अलैहिस्सलाम के दौर खिलाफत में पहली मर्तबा जो है वो नेवल फोर्स कायम की गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, उस्मान बिन अफान। देन नेक्स्ट विच उमय्यद कैलिफ इज क्रेडिटेड विथ मेकिंग अरबिक एज द ऑफिशियल, यहाँ पे अरबिक है, एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? कौन से उमवी खलीफा ने पहली बार अरबी ज़बान को सरकारी तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वो थे अब्दुल मालिक बिन मरवान। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट वी हैव बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट अगेंस्ट, यहाँ पे अगेंस्ट है, कुछ मिसिंग है ये लेटर्स क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर था उसमें ब्लर था। बैटल ऑफ यरमुक किसके खिलाफ लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ यरमुक बैजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ लड़ी गई थी 636 सीई में। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बैजेंटाइन एम्पायर। देन नेक्स्ट वी हैव Caliphate shifted its capital from Kufa to Baghdad in which year? अब्बासिद कैलिफेट में कब जो है वो कैपिटल को शिफ्ट किया गया था? पहले कुफा था, बाद में बगदाद किया गया था। तो कुफा से बगदाद कब शिफ्ट किया था? वो किया था 145 एएच में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कभी कभी सीई में पूछा जाता है तो वो होगा 762 सीई। Okay, then next we have who was the Muslim commander that defeated the Visigothic king Roderick at the Battle of Guadalete? बैटल ऑफ गॉडलेट में जो है वो कौन से मुस्लिम कमांडर ने बादशाह रोदरिक को जो है वो शिकस्त दी थी? वो थे तारिक बिन जैद।
B is the correct option here. Then next we have which Fatimid Caliph founded the Al Azhar Mosque and University in Cairo. तो किसने जो है वो यूनिवर्सिटी ऐसे वो फातिमिद कैलिफ है जिन्होंने अल अजहर मास्क और यूनिवर्सिटी को कायरो में फाउंड किया था, वो थे अल मोइजुद्दीन ला. So A is the correct option here. Then next we have the science of determining authenticity of hadith narrators is called. हदीस नैरेटर्स की ऑथेंसिटी एंड रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन सी साइंस यूज होती है, वो है इल्मुल रिजाल. So C, इल्मुल रिजाल is the correct answer here. Then next we have which companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam was known as translator of the Quran, तर्जुमानुल कुरान. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से साथी को तर्जुमानुल कुरान, ट्रांसलेटर ऑफ कुरान कहा जाता था, वो थे अब्दुल्ला बिन अब्बास. B is the correct option here. Then next, Imam al-Shafi is credited with systematizing which science? इमाम अल शाफी ने कौन सी साइंस को सिस्टमेटाइज किया गया था? उन्होंने बेसिकली क्या किया था? उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को इस्लामिक लीगल रूलिंग्स के थ्रू इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना जो है वो ऑर्गेनाइज करके फार्मूलेट किया था. तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा उस्सुल फिका, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देन नेक्स्ट इज साइंस ऑफ नासिख व मनसूख डील्स विद. अब नासिख व मनसूख में बेसिकली क्या है? नासिख मीन्स के कौन सी कुरानी आयात जो पहले थी जिनको एब्रोगेट किया गया था, कैंसिल किया गया था, और बाद में उनकी जगह किसने ली. तो एब्रोगेटेड वर्सेस और एब्रोगेटिंग वर्सेस, ये बेसिकली नासिख व मनसूख इसको डील करता है. सो साइंस ऑफ नासिख व मनसूख बेसिकली डील्स विद एब्रोगेटेड एंड एब्रोगेटिंग वर्सेस. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Then next we have hadith actions are judged by intentions. एक हदीस है इन्नमल एमाल बिल नियत, मीन्स एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस. नियतों का जो है वो एमाल का दारोमदार नियत पे. ये हदीस कौन सी कलेक्शन के स्टार्टिंग में दी गई है? तो ये सही अल बुखारी जी की जो कलेक्शन है उसके स्टार्टिंग में ये हदीस दी गई है. तो हेयर बी सही बुखारी इज द करेक्ट आंसर हेयर. देन नेक्स्ट वी हैव द हदीस कलेक्शन मुस्नद अहमद इज यूनिक. अब एक हदीस कलेक्शन है मुस्नद अहमद, उसको यूनिक माना जाता है. क्यों? क्योंकि इस कलेक्शन में क्या है कि जो भी सहाबा हैं उन्होंने कौन कौन सी हदीस जो है वो बताई थी. तो उन सारी हदीसों को जो कंपाइल किया गया है वो सहाबा के हिसाब से कंपाइल किया गया है. टॉपिक्स के हिसाब से नहीं किया गया, किसी और कैटेगरी के हिसाब से नहीं किया गया. कौन से सहाबा ने कौन सी हदीस बताई थी उसके हिसाब से इनको अरेंज किया गया है. इसकी वजह से ये यूनिक है. So C, it arranges hadith by narrator, companion. So C is the correct option here. Then next we have which surah contain the verse known as Ayatul Tathir, verse of purification. कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत है जिसमें आयत ततहीर दी गई है, वर्स ऑफ प्योरिफिकेशन. तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 जो है उसको आयत ततहीर कहा जाता है. उसमें अहले बैत नबवी की पाकीज़गी और ततहीर का जिक्र है, इस वजह से उसको आयत ततहीर कहा जाता है, वर्स ऑफ प्योरिफिकेशन. So B, Surah Ahzab is the correct option here. Then next we have the term मुतवत्तर हदीस refers to. मुतवत्तर हदीस कौन सी होती है? बेसिकली एक ऐसी हदीस जिसको हर तबके में इतने ज्यादा लोगों ने जो है वो उसको बयान किया हो कि जिस पे हम कोई शक नहीं कर सकते उसकी ऑथेंटिसिटी पे या उसकी सर्टेनिटी पे. इट मीन्स ये एनी हाउ ऑथेंटिक है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से जो है वो रवायत होती हुई आती है, उसको मुतवत्तर हदीस कहते हैं. सो अ हदीस नैरेटेड बाय मल्टीपल चेन्स विद सर्टेनिटी. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देन नेक्स्ट वी हैव साइंस ऑफ जरह तादील डील्स विद. अब जरह तादील क्या है? बेसिकली जो भी हदीस नैरेटर्स हैं उनकी जो रिलायबिलिटी है, ऑथेंसिटी है कि वो कितनी रिलायबल हैं वो नैरेटर्स या क्या, उनको देखने के लिए जो है वो हम जरह तादील का यूज करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, असेसिंग रिलायबिलिटी ऑफ हदीस नैरेटर्स.
देन नेक्स्ट हमारे पास है हदीस टर्म हसन। हदीस के लिए एक टर्म यूज होती है, ये हसन हदीस है। तो उसका मतलब बेसिकली ये है कि वो अच्छी हदीस है, एक्सेप्टेबल है, सही है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी जो है वो सही की हदीस होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी हदीस जिसकी ऑथेंसिटी तो अच्छी हो, एक्सेप्टेबल हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सही वाली हदीस से जो है वो थोड़ी कम हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नरेशन विथ स्लाइटर वीकर चेन बट एक्सेप्टेबल। सो बी 29 का आंसर होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट 30 एंड 31 यहाँ पे कुछ ब्लर थे तो उनको मैंने अलग से टाइप कर दिया। So question number 30, who was the companion known as Aminul Umma, the trustworthy of? कौन से सहाबी को अमीनुल उम्मा, ट्रस्टवर्दी ऑफ द उम्मा, उम्मत का अमीन कहा जाता था? वो कहा जाता था अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट, विच कंपेनियन वाज मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ उहद व्हाइल कैरिंग द फ्लैग ऑफ इस्लाम? जंग उहद में कौन से सहाबी थे जिन्होंने शहादत पाई थी और इस्लाम का झंडा उनके हाथ में ही था? तो जंगे ओहद में जो फ्लैग कैरियर थे मुस्लिम आर्मी के, वो थे मुसब बिन उमैर, और उन्होंने जंगे ओहद में शहादत पाई थी वाइल कैरिंग द फ्लैग ऑफ इस्लाम। सो ए मुसब बिन उमर रजी अल्लाह ताला, मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हा इज द करेक्ट आंसर हियर। Okay, then next we have some questions of mathematics. Question is, diagonals of a rhombus are 12 centimeter and 16 centimeter. Find its area. तो एक डायगोनल D1 हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और D2 हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। रोम्बस का जिक्र है तो रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए हैं, एरिया मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 क्या है हमारे पास? इंटू 12, और D2 क्या है हमारे पास? 16। अगर हम इसको पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सो ए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next we have a train travels 60 kilometer at 60 kilometer per hour and then 60 kilometer and at 120 kilometer per hour. What is its average speed? एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, उसके बाद 120 किलोमीटर पर आवर पे 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो एवरेज स्पीड हमें इसकी बतानी है। ओके, तो एवरेज स्पीड हम कैसे मालूम करेंगे? हम क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे टोटल कितना टाइम लगा है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा एवरेज स्पीड मालूम हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? पहले 60, बाद में भी 60, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? 120 किलोमीटर। और अगर हम टोटल जो है वो टाइम को देखें तो पहला क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ही ट्रेवल किया है। इट मीन्स 60 किलोमीटर उन्होंने एक घंटे में ट्रेवल किया होगा, तो एक घंटा लगा है पहले, और बाद में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 60 किलोमीटर किया। इट मीन्स एक घंटे में 120 किलोमीटर आवर तय पाया जाता, लेकिन उन्होंने 60 किलोमीटर आधा किया है तो वो आधे घंटे में हुआ होगा, हाफ आवर। तो टोटल हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या? 120, टोटल टाइम कितना? 1.5। हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड। सो बी 80 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर हियर। We have some questions of logical problem solving. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि all roses are flowers, some flowers fade quickly। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी? अब यहाँ पे हमें दो चीजें गिवन है। एक ये कि ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, सारे रोजेस जो हैं वो फ्लावर्स हैं, और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो जल्दी फेड हो जाते हैं। तो अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो ऑल रोजेस फेड क्विकली, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है सम फ्लावर्स फेड क्विकली। अब उसका ये मतलब नहीं है कि सारे रोजेस जो हैं वो क्विकली फेड हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है कि सम रोजेस फेड क्विकली। अब स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो है सम फ्लावर्स फेड क्विकली। अब लाजमी नहीं है कि वो फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ रोजेस ही हो, इस वजह से ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा।
अगर हम ऑप्शन सी को देखें, सम फ्लावर्स आर रोजेस, तो हम कह सकते हैं कि यस, क्योंकि सारे रोजेस फ्लावर्स हैं तो कुछ फ्लावर्स रोजेस हो सकते हैं, सो सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि डी को देखें तो ऑल फ्लावर्स आर रोजेस, तो ये भी गलत होगा क्योंकि लाजमी नहीं है कि वो सारे फ्लावर्स रोजेस हों, कुछ और भी फ्लावर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास एक और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल इंजीनियर्स आर इंटेलिजेंट, सारे इंजीनियर्स क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। सम इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट डॉक्टर्स, कुछ इंटेलिजेंट पीपल जो है वो डॉक्टर्स नहीं है। सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स, ये सही होगा, या ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, ये सही होगा, या दोनों सही होंगे। तो अगर हम फर्स्ट को देखें, वहां पे कह रहा है कि सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स, तो ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि इंटेलिजेंट पीपल जो हैं वो जो डॉक्टर्स नहीं है, हो सकता है वो इंजीनियर्स हों या ना हो, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स, सो ओनली वन तो नहीं होगा। ओके, देन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे जो हमें सेकंड स्टेटमेंट दी गई है वो है सम इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट डॉक्टर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं दे आर इंटेलिजेंट, तो ये ऑप्शन बी भी जो है ओनली टू फॉलोज, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, बोथ फॉलोज भी नहीं होगा, तो नाइदर फॉलोज, डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव अनदर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि if A is the brother of B, B is the sister of C, and C is the mother of D, how A is related to D? A और B आपस में क्या है, ब्रदर्स हैं, ठीक है। अब B जो है वो C की सिस्टर है। अब A is the brother of B and B is the sister of C. A B का भाई है जबकि B जो है वो C की बहन है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। और फिर कह रहा है कि सी इज द मदर ऑफ डी, अब सी का एक बेबी है, बच्चा है, वो है डी, ठीक है। अब ये तीनों आपस में भाई बहन है और सी का जो बेबी है वो है डी, सी की औलाद है डी, तो ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, क्योंकि डी की जो अम्मा है वो सी है और सी जो है वो इसका, ए जो है वो उसका भाई है, तो इस वजह से मदर के भाई को हम क्या कहेंगे, मैटरनल अंकल कहेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ अंकल है तो हम अंकल को टिक करेंगे, डी अंकल इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमारे पास सीरीज दी हुई है 2, देन 6, देन 12, देन 20, देन 30। अब यहाँ पे हमें बताना है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम देखें इन सबके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 6 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है। देन 12 एंड 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का है। 12 एंड 20 के बीच में डिफरेंस जो है वो 8 का है। 30 एंड 20 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो अब अगर हम देखें तो 2 के डिफरेंस से आगे नंबर्स आ रहे हैं। 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो पहले 4 के डिफरेंस से आया, फिर 6, देन 8, देन 12। अब 12 के डिफरेंस से कोई नंबर आना चाहिए, तो 30 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 42। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 42, सी 42 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहा है कि ओके जस्ट वेट अ मिनट, सो अ क्लॉक शोज 3:15, एक क्लॉक में 3:15 हो रहे हैं, 3:15 का टाइम हो रहा है। अब हमें भैया बताना है कि आर एंड एंड मिनट एंड के बीच में एंगल क्या होगा। तो सपोज अगर हम देखें कि ये हमारी क्या है, घड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा होगा 12, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 9, देन होगा 12। ओके, अब टाइम क्या हो रहा है, 3:15 हो रहा है, 3:15 हो रहा है, इट मीन्स आपका मिनट का जो होगा, मिनट का आपका कांटा यहाँ पे होगा 3 पे। ओके, और आपका जो आवर का घंटा होगा कांटा, वो आपका थोड़ा यहाँ होगा।
वो थोड़ा नीचे चला गया होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि 3 और इस मिनट वाले और घंटे वाले के बीच में यहाँ पे एंगल कितनी है, हमें ये बताना है। तो अगर हम देखें कि यहाँ तक एंगल कितनी होगी 13 तक, तो यहाँ तक हमारी 90 डिग्री होगी, ठीक है। क्यों 90 डिग्री होगी? क्योंकि 1 मिनट में आपकी जो एंगल होती है वो 6 डिग्री एंगल कवर होती है। तो 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिनट में आपकी जो एंगल होगी वो 90 डिग्री कवर हुई होगी। और अगर हम आर के एंड को देखें तो आर के एंड जो है 1 घंटे में एक जो आवर का जो कांटा है वो 30 डिग्री पे रोटेट होता है। तो 50 मिनट्स में वो क्या होगा, 15 मिनट्स, क्योंकि इसका वो फोर्थ पोर्शन हो जाएगा, तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5। तो अब यहाँ तक जो एंगल होगी आपकी 97.5 होगी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगी वो 7.5 डिग्री होगी। तो यहाँ पे जो एंगल होगी इनकी 7.5 डिग्री होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी, 7.5। ओके, देन नेक्स्ट के लिए हमें थोड़ा इसको ब्लैंक करना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इन अ सर्टेन कोड CAT इज इक्वल्स टू दिस, DOG इज इक्वल्स टू दिस, हमें बताना है BAT किसके बराबर होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, CAT हमें दिया गया है, इट इज इक्वल्स टू 3120, एंड DOG इक्वल से किसके, 4157। इट मीन्स C is 3, okay, C is 3, A is 1, okay, A is 1, और देन T is equals to 20, और T क्या है, 20 के बराबर है। और यहाँ पे देखें तो D क्या है, D is 4, D की जगह पे 4 लिखा हुआ है, O की जगह पे यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, O 15 है, और G को अगर हम देखें तो G क्या है, G 7 है। तो अब हमें बताना है कि BAT किसके बराबर होगा। तो A तो हमें पता है कि 1 है, T हमें पता है कि 20 है। अब B का हमें यहाँ पे नहीं बताया हुआ, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है वो ये कि A जो अल्फाबेट्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। A को 1 कह रहे हैं, B को 2, C को 3, डी को 4, देन 26 अल्फाबेट्स तक आपके 26 नंबर जाएंगे। तो बी क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा आपका। तो ये BAT किसके बराबर हो जाएगा, बी हो जाएगा 2, ए विल बी 1, और टी हमें पता है कि 20 के बराबर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, 2120। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या है। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 40% above cost price and then offers a discount of 20%. What is the overall profit percent? अब यहाँ पे सपोज अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, सपोज कर लें कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है। अब शॉपकीपर जो है वो 40% अबव कॉस्ट प्राइस उसको सेल कर रहा है। तो 100 का 40% क्या हो जाएगा, 40। तो वो किस चीज कितने में सेल कर रहा है, CP प्लस 40% ऑफ 100 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, बेसिकली 100 इसकी अपनी प्राइस थी, ये 40% उसमें ऐड कर रहा है, तो 140 हो जाएगी सेलिंग प्राइस। ओके, देन डिस्काउंट कितनी दे रहा है, डिस्काउंट वो दे रहा है सेलिंग प्राइस के 20% पे डिस्काउंट दे रहा है। तो 140 का अगर हम 20% देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 28। तो 140 से अगर हम 28 को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 112। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस 100 थी, वो उसको 140 पे सेल कर रहा था, उस पे उसने डिस्काउंट लगाया 40%, 20%। तो अब वो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 112। तो अब बताना है कि उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या है, 112 आफ्टर डिस्काउंट, उसमें से कॉस्ट प्राइस क्या थी, 100 थी। तो परसेंटेज हमें कितना मिल रहा है, 12 का मिल रहा है। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो 12% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो C, 12% इज द करेक्ट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू बतानी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1x प्लस 2 प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 16। 1x एंड 1x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 16। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 16।
then 2x will be equals to 16 minus 5. 2x is equals to 16 में से 5 गया तो 11. x is equals to 11 divided by 2. 11 divided by 2 अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.5. तो B 5.5 is the correct answer here. ओके देन नेक्स्ट हमारे पास अगेन जो है वो डायगोनल्स का क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे रोम्बस नहीं है. यहाँ पहले रोम्बस का डायगोनल्स दिए गए थे, अब यहाँ पे हमें पैरेलेलोग्राम के डायगोनल्स दिए गए हैं. एक डायगोनल क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, और साथ में ये भी कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. तो अब क्या करें, इसकी एरिया फाइंड आउट करें. अब जब भी पैरेलेलोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, मींस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपका पैरेलेलोग्राम जो है वो एज ए रोम्बस ही बिहेव करता है. तो रोम्बस की एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी देखा था कि हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/2 d1 इंटू d2. तो 1/2 d1 हमारे पास है 12 इंटू 16, हमारे पास 12 इंटू 16 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96. तो D 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर हेयर. देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड है. एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4. फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल. ओके अब हमें ये वैल्यूज नहीं बताई गई, हमें रेशियो बताया गया. तो सपोज करें कि x की वैल्यू है, ओके तो हम इसको कह सकते हैं कि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो सम ऑफ एंगल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 180 डिग्री. और एंगल्स किस रेशियो में है, 2:3:4. तो हम कह सकते हैं कि 2x कोई भी वैल्यू हो सकती है प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 120. इन सारी एंगल्स का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए. देन 2x प्लस 3x प्लस 4x अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 9. हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 20. अब क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल गई तो इट मीन्स हमारी एक एंगल क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 20 लगाएंगे तो 2x विल बी इक्वल्स टू 40, 3x विल बी इक्वल्स टू 60 एंड 4x विल बी इक्वल्स 80. तो एक एंगल हमारे पास 40 है, एक 60 है, एक 80 की है. तो हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल. तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सी होगी, 40 डिग्री. बी इज द करेक्ट आंसर है. Okay, then next we have question number 44. A man spends 1/3 of his salary on rent, 1/5 on food, and 1/6 on transport. He still has rupees 600 left. What is his salary? अब हमारे पास क्या है कि अपनी सैलरी में से 1/3 जा रहा है रेंट पे, इसको प्लस करेंगे 1/5 फूड पे जा रहा है, प्लस 1/6 ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है. तो इनका हमने ले लेना है एलसीएम. एलसीएम आ जाएगा 30 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 5. तो ये आ जाएगा हमारे पास 21/30. ठीक है. अब टोटल क्या होगा, टोटल होगा 30/30. ठीक है. अब रिमेनिंग जो है हमारे पास वो क्या बचा है, हमारे पास 600 बचा है. ओके अब टोटल हमारे पास क्या है 30/30, और जो टोटल जो इसका खर्चा हो रहा है वो 21/30 हो रहा है. तो 30/30 माइनस 21/30 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9/30. और 9/30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 हो जाएगा. इट मीन्स बाकी बचा कितना, 3/10. तो 3/10 मीन्स किसके बराबर हो गया, 600 के बराबर हो गया. तो ओके जस्ट इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं अगेन से. ओके तो हमारे पास क्या बचा, 3/10 बचा, और जो बचा हुआ है वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है. 3/10 विल बी इक्वल्स टू 600. तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर तो 3 पार्ट 600 के बराबर है तो 1 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 200. 3 पार्ट्स अगर 600 के बराबर हो रहे हैं तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, एक पार्ट हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 200. अब यहाँ पे जो है 10 पार्ट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 10 पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे 10 इंटू 200. तो हमें मिल जाएगी टोटल सैलरी क्या हो जाएगी, 20,000 2000 सॉरी
तो ये हमें मिल गई टोटल सैलरी। ओके, टोटल सैलरी का जो बचा 600 वो 3/10 था, तो इसमें से हमने 10/10 निकाल लिया, वो क्या हो जाएगा 2000 इसकी टोटल सैलरी थी। सो सी इज द करेक्ट आंसर है। Okay, then next we have if the fifth term of an arithmetic sequence is 18 and 15th term is 58, what is the sum of the first 25 term? ओके, अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। तो हमारे पास जब भी कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है बेसिकली, तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो करते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अब अगर इसमें से हमें फाइव की वैल्यू दी हुई है, फिफ्थ टर्म हमें 18 दी हुई है, 15th टर्म हमें 58 दी हुई है। तो अगर हम इसमें से डिफरेंस निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, देन अगर हमें फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है, तो हम यही वाला फार्मूला लगा के क्या करेंगे, a प्लस 4 × 4 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 18। यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। अब अगर सेम इसी तरीके से हम A25 निकालेंगे, तो A25 हमारे पास क्या आ जाएगी 98 आ जाएगी। ठीक है, अब जो हम फार्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे द सम ऑफ 25। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 2 अंदर A1 प्लस A25 को अगर हम रखेंगे, तो A1 हमारे पास 18 है, A25 हमारे पास 98 है। इनको हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1250। ओके, तो 1250 सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। देन नेक्स्ट वी हैव ओके, क्वेश्चन नंबर 46 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारे पास। अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड 5 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितने होंगे, टोटल बॉल्स हमारे पास होंगे 4 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 15। टोटल बॉल्स हमारे पास 15 है। 2 बॉल्स हम उसमें से रेंडमली निकाल रहे हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हमारे पास जो ग्रीन निकले हैं। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी है 15 और ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास 6। तो टोटल वेज दो बॉल्स को निकालने के टोटल वेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, 15 में से दो बॉल्स निकालने हैं, तो इसके अगर हम टोटल वेज फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 15 × 14 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, अब दो ग्रीन बॉल्स को निकालने के लिए हमारे पास टोटल वेज कितने हैं, टोटल ग्रीन बॉल्स कितने हैं 6, दो निकालने हैं इसमें से, ये हो जाएगा 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 15। तो दो बॉल्स को निकालने के वेज हमारे पास 105 है, उसमें से ग्रीन के निकालने के वेज हमारे पास 15 है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे 105 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/7। तो 1/7 डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन है, सो जस्ट इरेज द डेटा। ओके, students score 60% in English, 70% in maths, 80% in science. If the maximum marks of each subject are 100, what is his overall percentage? यहाँ पे कह रहा है कि अगर तो हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं 100, ठीक है 100, उसमें से इंग्लिश में मीन्स 100 में से 60 मार्क्स आए, मैथ में 100 में से 70 मार्क्स आए, साइंस में 100 में से 80 मार्क्स आए। ओके, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 60, मैथ में कितने मार्क्स हैं 70 एंड साइंस में कितने मार्क्स हैं 80। तो इनकी ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है हमें। टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं 3, इन तीनों की इंडिविजुअल मार्क्स 100 + 100 + 100 टोटल हो जाएगा 300। ठीक है, तो ऑब्टेन मार्क्स क्या हो जाएगा 60 + 70 + 80 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स 100 + 100 + 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 + 70 + 80 हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 300। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 70%। सो डी 70% इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। Okay, which file system is default in modern Windows version? Modern Windows version में जो file system by default होती है वो होता है New Technology File System, NTFS. B is the correct answer here.
Then next is which command in Windows open the run dialog box. Windows में run dialog box को open करने के लिए जो command use होती है वो हम Windows की and R को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारे पास run dialog खुल के आ जाता है, तो ये हो जाएगा Windows plus R. C is the correct answer. Then next, which bus provides the fastest communication between CPU and RAM? CPU and RAM के बीच में जो fastest communication provide करने वाली जो bus है वो है front side bus. C, front side bus is the correct answer here. Then next is in Windows, which shortcut open the task manager directly? अब डायरेक्टली विंडोज में टास्क मैनेजर को खोलने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एंड स्किप को एक साथ हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास टास्क मैनेजर खुलकर आ जाएगा. 51 करेक्ट आंसर विल बी बी. Then next 52 question, Article 42 of the 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan deals with 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के 42 आर्टिकल जो है वो डील करता है विद द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट. बी इज द करेक्ट आंसर. Then election commission of Pakistan and constituted under is constituted यहाँ पे is होगा is constituted under which article of 1973 constitution. पाकिस्तान के 1973 constitution के किस आर्टिकल के अंदर ECP को constitute किया गया था? वो है आर्टिकल 218. D is the correct answer here. Then next is which article of 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan deals with the protection of minorities. 1973 का कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज को डील करता है? तो वो आर्टिकल 36 है. आंसर हो जाएगा हमारा सी. Then next is which article of 1973 ensures the right to freedom of speech. पाकिस्तान के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है? तो वो आर्टिकल 19 में बात की गई है. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, आर्टिकल 19. Then next is NFC, National Finance Commission Award is constituted under which article of 1973 Constitution? 1973 के Constitution में NFC Award किस आर्टिकल के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो वो था आर्टिकल 160. A is the correct answer here. Then next we have a procedure for constitutional amendment is laid down in which article of 1973? पाकिस्तान के आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तरीका किस आर्टिकल में बयान किया गया है? तो वो आर्टिकल 239 में बयान किया गया है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. Then next is which article of 1973 Constitution deals with the definition of state? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के का कौन सा आर्टिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट से डील करता है? तो वो है आर्टिकल 7. C is the correct option here. Then 59 we have after independence मोहता प्लेस in Karachi was used as. आज़ादी के बाद कराची में जो मोहता प्लेस था उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था इनिशियली जो मोहता प्लेस को यूज़ किया गया था इट वाज यूज्ड एज अ ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. फॉरेन ऑफिस कह सकते हैं हम इसको, उसके लिए इनिशियली यूज किया जाता था. बी, फॉरेन ऑफिस इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट 60 मोहता पैलेस इन कराची वाज ओरिजिनली बिल्ट एज अ समर होम बाय. स्टार्टिंग में ओरिजिनली इनिशियली मोहता पैलेस को कराची में जब बनाया गया था एज अ समर होम बनाया गया था, उसको किसने बनाया था? शिवरातन चंद्रातन मोहता ने. सो सेठ शिवरातन चंद्रातन. ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देन नेक्स्ट 61 द रन ऑफ कच्छ लाइज बिटवीन सिंध. जो रन ऑफ कच्छ है वो सिंध, पाकिस्तान में सिंध और इंडिया में गुजरात, इन दोनों के बीच में है. सो सी, गुजरात इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट 62 हु वाज द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान टू विजिट चाइना. पाकिस्तान का पहला कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने चाइना को विजिट किया था? वो था हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने. इन्होंने ट्रेवल किया था चाइना में 1956 में. तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी. C is the correct answer here. Then 63 PIA Pakistan International Airlines became the first non-communist airline to fly to China. PIA पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन बनी थी जब वो चाइना फ्लाई करके गई थी. तो वो किस साल में हुआ था? 1964 में. D is the correct option here.
Then 64, boundary commission's decision were finalized without. बाउंड्री कमीशन रेडक्लिफ अवार्ड ने अपने जो भी डिसीजंस बनाए थे वो उन्होंने प्रॉपरली जो है वो अफेक्टेड एरियाज को विजिट नहीं किया था और ऐसे ही उन्होंने डिसीजंस दे दिए थे जिसकी वजह से बाद में उनको काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था. सो दे फाइनलाइज्ड देयर डिसीजंस विदाउट विजिटिंग द अफेक्टेड एरियाज. डी इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे सर अब्दुल राशिद. सी इज द करेक्ट आंसर. Then next we have some questions from English portion. Okay, so question number 66, the idiom to gild the lily. To gild the lily means अब जैसे लिली है एक फ्लावर है ऑलरेडी खूबसूरत है उसको किसी चीज से कवर कर देना गोल्ड से तो ये तो बेवकूफाना सी बात हो गई. ठीक है, तो किसी भी चीज को जो ऑलरेडी परफेक्ट है जो ऑलरेडी नेचुरली ब्यूटीफुल है उसमें एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजें डालना और डालकर अपनी एफर्ट्स को वेस्ट करना उसको कहते हैं टू गिल्ड द लिली. तो इसका मकसद ये हो सकता है कि टू वेस्ट एफर्ट बाय एडिंग अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द इडियम टू थ्रो वंस कैप ओवर द विंडमिल. टू थ्रो वंस कैप ओवर द विंडमिल का मकसद बेसिकली ये है कि कोई ऐसा बड़ा रिस्क उठाना या कोई बेवकूफ़ाना कोई ऐसी हरकत कर देना बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. तो इसको कहते हैं कि टू थ्रो वंस कैप ओवर द विंडमिल. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, टू एक्ट रेकलेसली विदाउट कंसिडरिंग कॉन्सिक्वेंसेस. देन नेक्स्ट इज द फ्रेंड टू सेंड समवन टू कन्वेंट्री. टू सेंड समवन टू कन्वेंट्री का मकसद बेसिकली ये होता है किसी को जानबूझकर इग्नोर करना जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करते हो. तो इट मीन्स टू सेंड समवन टू कन्वेंट्री. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, टू डेलिबरेटली इग्नोर और ऑस्ट्रेसाइज समवन. Then next is the phrase to ride roughshod over. To ride roughshod over की का मतलब बेसिकली ये है कि ऐसे एक्ट करना या कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जो बिना सोचे समझे कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे. दूसरों को इग्नोर करके ऐसी चीज करना जो आप चाहते हो बगैर ये सोचे समझे कि दूसरे लोगों की क्या फीलिंग्स हैं जैसे कि डोमिनेट करना किसी चीज को तो उसको कहते हैं टू राइड रफ शोल्ड ओवर. टू डोमिनेट और ट्रीट अदर्स हार्शली विदाउट रिगार्ड. ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देन नेक्स्ट इज इफ समवन इज शोइंग द वाइट फीदर दे आर. अगर कोई वाइट फीदर शो कर रहा है टू शो द वाइट फीदर इट मीन्स बुजदिली दिखाना डर जाना इसको कहते हैं टू शो द वाइट फीदर. सो बी, शोइंग कोवार्डाइस इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट इज टू थ्रो वंस हेड इन द रिंग. टू थ्रो वंस हेट इन द रिंग मीन्स कोई जैसे अनाउंस करना. अगर कोई किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना जा रहा है कॉम्पीट करने जा रहा है तो अपनी कैंडिडेसी को जो है वो अनाउंस करना उसको कहते हैं टू थ्रो वंस हेट इन द रिंग. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू अनाउंस वंस कैंडिडेसी और विलिंगनेस टू कॉम्पीट. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. Then next is the idiom a load of cobblers means. A load of cobblers का जो मीनिंग है वो है बेसिकली नॉनसेंस या नॉनसेंस टॉक या रबिश. तो उसको कहते हैं लोड ऑफ कॉबलर्स जैसे कि अक्सर कहते हैं कि दैट स्टोरी इज अ लोड ऑफ कॉबलर्स रबिश. सो सी, रबिश इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट इज इडियम टू स्लीप विद द फिशेस. टू स्लीप विद द फिशेस बेसिकली क्राइम वाले सीन में यूज होता है किसी को मार देना या मर जाना. टू बी डेड. सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. Okay, next is which country wants a non-aggression pact modeled after the Helsinki Accords between Iran and Middle Eastern countries? ईरान एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में हेल्सिंकी अकॉर्ड्स के बाद में कौन सा कंट्री है जो कि नॉन एग्रेशन पैक्ट चाहता है फॉलोइंग द एंड ऑफ द ईरान वॉर? वो है सऊदी अरब. सी, सऊदी अरबिया इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है. अ पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर रिलीजियस रीजंस. कोई ऐसा पर्सन जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से दुनियावी खुशियों से दूर रहे जैसे कि लग्जरी हो गया कंफर्ट हो गया इन चीजों से दूर रहे उसको एसेटिक कहा जाता है. डी, एसेटिक इज द करेक्ट आंसर.
Then next is Pakistan hosted a quadrilateral diplomatic meeting in March 2026 with which countries? मार्च 2026 में पाकिस्तान ने एक क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक मीटिंग जो है वो होस्ट की थी। वो थी पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की एंड इजिप्ट के बीच में। सो बी, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की एंड इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next is name the eldest son of Allama Iqbal. Allama Iqbal के जो सबसे बड़े बेटे का नाम था वो था आफ्ताब इकबाल. A is the correct answer. Then what was the name of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's mother? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah की मदर का नाम था मिठी बाई. अक्सर फादर का नाम भी पूछा जाता है, वो था जिना पूंजा. ओके, सो यहाँ पे मदर का नाम पूछा गया मिठी बाई. ए इज द करेक्ट आंसर. देन विच पास ज्वाइंस पाकिस्तान विथ अफगानिस्तान फ्रॉम चित्राल? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करने वाली बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो चित्राल से जो पास कनेक्ट करता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, वो है दोरा पास. डी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट इज करंट फेडरल ओम्बड्समैन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के मौजूदा वफाकी मोहतसब कौन से हैं? तो वो अभी एज ऑफ 6 जून वो जो हैं नवीद कामरान बलोच. डी इज द करेक्ट आंसर. इन्होंने फरवरी 2026 में चार्ज लिया था और ओथ इन्होंने ली थी 4 मार्च 2026 को, और 4 इयर्स की टर्म पे ये वफाकी मोहतसब अपॉइंट हुए हैं. सो डी, नवीद कामरान बलोच इज द करेक्ट आंसर हेयर. Then next is in forensic handwriting analysis, which feature is considered most resistant to disguise? Forensic handwriting analysis में कौन सा फीचर ऐसा है जिसको बिल्कुल भी हम जो है वो हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते? तो वो है पेन प्रेशर. डी, पेन प्रेशर इज द करेक्ट आंसर. Then in forensic toxicology, which organ is considered the most reliable for detecting chronic poisoning? फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में क्रोनिक पॉइजनिंग को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा रिलायबल होता है? तो वो होता है लिवर, क्योंकि लिवर जो है वो मेन डिटॉक्सिफेक्शन ऑर्गन है बॉडी का, और ये बहुत सारे टॉक्सिन्स और ड्रग्स को काफी टाइम तक अपने अंदर स्टोर करता है. सो डी, लिवर इज द करेक्ट आंसर हियर. Then next is the Kirthar National Park lies in which districts of Sindh? Okay, then the Kirthar National Park basically कौन से सिंध के दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में आता है? तो वो बेसिकली दादू एंड जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है. अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्योंकि हमारे पास जामशोरो नहीं है, तो जामशोरो भी बेसिकली खत्म होता है तो कराची स्टार्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि बिटवीन दादू एंड कराची. बी, दादू एंड कराची इज द करेक्ट आंसर हेयर. Then next is the Rohri Hills in Sindh are geological famous for. Rohri Hills जो है वो सिंध में geologically वो limestone and flint deposits की वजह से famous है. C is the correct answer here. Then next is the Indus Delta mangrove forest in Sindh are globally significant because इंडस डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सिंध में, ये ग्लोबली सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है जो कि एरिड मींस ड्राई क्लाइमेट में जो है वो सरवाइव करते हैं, और भले लो रेनफॉल हो, हाई सैलिनिटी हो, ये हर हाल में सरवाइव कर जाते हैं. तो उसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट है, और उसको हम कह सकते हैं कि बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट एरिड जोन मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड. डी इज द करेक्ट आंसर हियर. Then next is one word substitution, study of human face. Human face and facial features को स्टडी करने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिजियोग्नोमी. C is the correct answer here, physiognomy. Then next is Mr. Zulfikar Ali Bhutto was appointed Deputy Prime Minister of Pakistan under which Prime Minister? कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जुल्फकार अली भुट्टो को अपॉइंट किया गया था एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो वो थे नूरुल अमीन. 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो को उनके दौर में, उनकी प्राइम मिनिस्टर के दौर में उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किया गया था. तो करेक्ट आंसर इज सी, नूरुल अमीन. देन नेक्स्ट वी हैव चेंज द स्पीच इनडायरेक्ट. हमें जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इसकी करेक्ट हमें डायरेक्ट स्पीच बतानी है. दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दे सेड वी हैव वॉन द मैच.
They said we have won the match. C is the correct answer here. Okay, then next we have another question of direct and indirect speech. Indirect दिया हुआ है हमें, the teacher asked the students if they had completed their homework, which is the correct direct speech. ओके, तो इसकी जो डायरेक्ट स्पीच होगी बेसिकली वो हो जाएगी, द टीचर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट 90 एनालॉजी पूछी गई है, हाइकू इज टू जापान, सोनेट इज टू व्हाट। अब हाइकू की अगर हम बात करें तो हाइकू एक पोएम की फॉर्म है, वेरी बहुत ही छोटी शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री है, जो ओरिजिनेटेड कहाँ पे हुई थी, जापान में ओरिजिनेटेड हुई थी। और सोनेट की अगर हम बात करें तो सोनेट भी पोयम की टाइप है, 40 लाइंस की पोयम होती है। और इसका जो ओरिजिन हुआ था वो बेसिकली स्टार्टिंग में जब इनिशियली वो हुआ था वो इटली में हुआ था। तो हाइकू क्योंकि जापान में ओरिजिनेट हुआ था, तो जो ये सोनेट है तो ये इटली में ओरिजिनेट हुआ था, तो हाइकू इज टू जापान, सोनेट इज टू इटली। बी इटली इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट 91 चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हमें दिया हुआ है, दे विल हैव फिनिश्ड द मीटिंग बाय 5 पीएम। इसका जो करेक्ट पैसिव होगा वो होगा मीटिंग विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 5 पीएम। ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यूज होती हैं उनको रिजॉल्व करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। देन नेक्स्ट इज इंग्लिश एनालॉजी पूछी गई है, एटलास इज टू मैप्स, एंथोलॉजी इज टू व्हाट। अब एटलास क्या है, एटलास हम कलेक्शन ऑफ मैप्स को कहते हैं, और एंथोलॉजी जो है वो हम कलेक्शन ऑफ पोएम्स को कहते हैं। तो अगर एटलास इज टू मैप्स है तो एंथोलॉजी इज टू पोएम्स होगा, सी पोएम्स इज द करेक्ट आंसर। देन अनदर हमारे पास एनालॉजी है, पैलिंड्रोम इज टू सिमेट्री, पैराडॉक्स इज टू व्हाट। अब पैलिंड्रोम जो है बेसिकली वो सिमेट्री शो करता है, सेम होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जबकि पैराडॉक्स जो है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होती है, समटाइम्स इट सीम्स ट्रू एंड समटाइम इट सीम्स ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। सो पैराडॉक्स का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, डी। Then next is fill in the blank. Choose the correct word from the following. The artist work was praised for its blank quality, blending elements of surrealism with stark realism. अब यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस कह रहा है कि बेसिकली जो है वो आर्ट वर्क जो है वो ब्लेंड कर रहा है सरियलिज्म को स्टार्क रियलिज्म से। सो इट शोज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। तो यहाँ पे जो सुइटेबल वर्ड होगा वो हो जाएगा एस्थेटिक, क्योंकि इसका भी मतलब ये है कि कंबाइनिंग आइडियाज या स्टाइल्स और एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो यहाँ पे हो जाएगा द आर्टिस्ट वर्क वाज प्रेज्ड फॉर इट्स elastic quality. So D is the correct answer here. Then next we have another fill in the blank sentences. The philosopher's arguments were so blank that even seasoned scholars struggled to follow his reasoning. अब यहाँ पे कह रहा है कि फिलोसोफर के आर्ग्यूमेंट बेसिकली इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि अच्छे खासे स्कॉलर्स को भी उसकी रीजनिंग को फॉलो करने में मुश्किल पेश आई। तो वेरी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड या जो मुश्किल हो समझने में, उसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो कॉन्वोल्यूटेड लफ्ज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो सुइटेबल वर्ड आएगा वो आ जाएगा बी, कॉन्वोल्यूटेड। देन नेक्स्ट भी हमें सुइटेबल वर्ड यूज करना है, साइंटिस्ट थ्योरी वाज इनिशियली डिसमिस्ड एज ब्लैंक बट लेटर एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइडेड कंपेलिंग एविडेंस फॉर इट्स वैलिडिटी। साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी जो इनिशियली उसको डिसमिस किया गया क्योंकि वो क्या थी, नॉनसेंस थी, रिडिक्यूलस थी, और बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उसकी वैलिडिटी के लिए उनके पास एविडेंसेस आ गए थे। तो उसके लिए जो प्रॉपर सुइटेबल लफ्ज यूज होगा वो होगा preposterous. C is the correct answer here. It means कि completely absurd या ridiculous कोई चीज़ हो उसके लिए ये चीज़ यूज करते हैं। Then next is using double negatives. Example, not bad meaning good. Not bad meaning good. Not bad का मकसद होता है क्या, good.
ये किस चीज की एग्जाम्पल है बेसिकली? तो अक्सर कभी कभार हम क्या करते हैं, ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं जैसे नॉट अनहैप्पी मीन्स हैप्पी है वो बंदा। तो उसके ये जो डबल नेगेटिव या नेगेटिव एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करके पॉजिटिव मीनिंग दी जाए, इसको हम कहते हैं लाइटोट्स। तो ये बेसिकली किस चीज की एग्जाम्पल होगी? लाइटोट्स की। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैव, हमें सेंटेंस दिया हुआ है यू हैव हिस्ड ऑल माय मिस्ट्री लेक्चर्स, जबकि सेंटेंस होना क्या चाहिए? यू हैव मिस्ड ऑल माय हिस्ट्री लेक्चर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक लफ्ज का जो है वो इधर उधर हो गए हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया या कुछ भी हो गया। यू हैव हिस्ड ऑल माय मिस्ट्री लेक्चर्स। तो ऐसी स्पीच जिसमें इनिशियल साउंड्स जो है वो ऑफन एक्सचेंज हो जाए, जिसमें ह्यूमरस इफेक्ट भी है, उसको स्पूनरिज्म का कहते हैं। सो सी स्पोनरिज्म की एग्जाम्पल है ये। देन नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फेवर्स पेट्रोलियम फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा रॉक जो है वो पेट्रोलियम फॉर्मेशन की फेवर करता है? तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस को स्टोर करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। सो ए सेडिमेंट्री रॉक इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 101, why 12 volt car battery is lethal but 12 volt AA battery is harmless? अब यहाँ पे कह रहा है कि कार की बैटरी है वो भी 12 वोल्ट की है और एक दूसरी बैटरी है 12 वोल्ट AA की। तो 12 वोल्ट AA वाली बैटरी नुकसानदेह नहीं है, जबकि कार की बैटरी डेंजरस है। वो क्यों? जबकि हैं तो दोनों के 12 वोल्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली वोल्ट का इफेक्ट नहीं आता, इफेक्ट आता है रेजिस्टेंस का। जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसका करंट पावर जो है वो ज्यादा होगी और वो डेंजरस होगी, और जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगी उसके जो करंट पावर होंगे वो स्मॉल होंगे, जिसकी वजह से वो डेंजरस नहीं होगी। तो कार की बैटरी क्योंकि उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, जिसकी वजह से उसमें वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को सप्लाई कर सकता है, इसकी वजह से वो लीथल होती है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा? वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये करेक्ट है। लाइट रेज बेंड व्हेन मीडियम इज चेंज्ड, ये भी करेक्ट है। लाइट डज नॉट कैरी मोमेंटम, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि लाइट की मोमेंटम होती है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। देन व्हाट कलर इज द सनसेट ऑन मार्स? मार्स पे जब सनसेट होता है तो स्काई जो है वो सन के करीब वो ब्लू कलर का नजर आता है। सो डीप ब्लू इज द करेक्ट आंसर हेयर। देन नेक्स्ट वी हैव विच माउंटेन टॉप लाइज farthest फ्रॉम अर्थ सेंटर? किस माउंटेन की जो चोटी है वो अर्थ सेंटर से दूर है? वो माउंट चिम्पोरेजू है। सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। Then next we have which planet is considered as bodyguard of the Earth? Bodyguard of Earth Jupiter को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और दूसरा जो भी कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं तो वो उनको डिफ्लेक्ट कर देता है। तो जुपिटर इज नोन एज द बॉडीगार्ड ऑफ अर्थ। बी जुपिटर इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर ऑन अर्थ? जमीन पे टोटल 24 टाइम जोन्स हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डज कोल्ड वाटर जनरली क्विंच थर्स्ट बेटर देन वार्म वाटर? जब भी हमें प्यास लगती है तो हम ठंडा पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है, गर्म पानी पीने से प्यास जल्दी नहीं बुझती। तो इसका क्या रीजन है? तो होता ये है बेसिकली कि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे जो माउथ एंड थ्रोट इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं वो स्टिम्युलेट हो जाती हैं और हमें एक रिफ्रेशमेंट का एहसास होता है। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि कोल्ड वाटर रिड्यूसेस ओरल टेम्परेचर स्टिम्युलेटिंग नर्व एंडिंग्स। देन नेक्स्ट इज विच एवरीडे फिनोमिना बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स चार्ल्स लॉ? इनमें से a balloon shrinking in freezer, salt dissolving faster in hot water, ice floating on water, या clothes drying in sunlight, इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो चार्ल्स लॉ को शो कर रहा है? अब चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
अगर तो टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। हम बलून उठाते हैं, कोई भी फूला हुआ बलून है, उसको हम टेम्परेचर में फ्रीज़र में रख देते हैं। फ्रीज़र में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो बलून भी साइज़ में श्रिंक हो गया है। तो टेम्परेचर कम होने से बलून श्रिंक हो रहा है, साइज़ उसकी कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये किस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, बेसिकली चार्ल्स लॉ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। सो ए अ बलून श्रिंकिंग इन अ फ्रीजर, ये चार्ल्स लॉ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। नेक्स्ट इज व्हाई डज सोप लेदर बेटर इन सॉफ्ट वाटर देन इन हार्ड वाटर। जब भी हम सॉफ्ट वाटर में सोप यूज करते हैं तो वो आसानी से जाग बन जाती है, हार्ड वाटर में जाग नहीं बनती। वो उसके जो है वो छोटे छोटे पीसेस अलग हो जाते हैं सोप के। वो इसलिए क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, सोप के साथ मिलकर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं। सो ए हार्ड वाटर आयंस फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विद सोप। इसकी वजह से जो है वो सॉफ्ट में अच्छी चाक बनती है, हार्ड में अच्छी चाक नहीं बनती। देन नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई प्रेशर कुकर कुक फूड फास्टर। प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं वो जल्दी बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें अंदर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर के इंक्रीज करने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये गेल-लुसेक्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गेल-लुसेक्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, खाना जल्दी कुक हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, गेल-लुसेक्स लॉ। नेक्स्ट इज व्हाई डज ब्रेड राइज मोर क्विकली इन अ वार्म किचन। अगर तो किचन गर्म है, मीन्स टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो उसमें ब्रेड जो है वो जल्दी राइस क्यों हो जाता है, फूल क्यों जाता है? वो इस वजह से क्योंकि जब हीट ज़्यादा होती है तो हीट से क्या होता है, यीस्ट जो है वो ब्रेड के अंदर यीस्ट एक्टिव हो जाता है, उसकी रिस्पायरेशन फर्मेंटेशन ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ब्रेड राइज मोर क्विकली इन वार्म किचन। सो ए हीट एक्सीलरेट्स यीस्ट रिस्पायरेशन, इसकी वजह से ये होता है। Then next is which metal is commonly used in toothpaste to reduce bacterial growth? टूथपेस्ट में कौन सा मेटल कॉमनली यूज किया जाता है ताकि बैक्टीरियाज वगैरह की ग्रोथ कम हो? उसके लिए जिंक यूज किया जाता है। सी, जिंक इज द करेक्ट आंसर। ये जो है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ कम हो जाती है। देन नेक्स्ट इज व्हाई डज बटर मेल्ट फास्टर देन घी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो बटर है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू घी। वो क्यों? क्योंकि बटर के अंदर जो है वो वाटर भी प्रेजेंट होता है, जबकि घी में बिल्कुल प्योर फैट होता है, कोई वाटर वगैरह नहीं होता। बटर में क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इस वजह से वो जल्दी मेल्ट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर। सो डी, बटर हैज मोर वाटर कंटेंट इज द करेक्ट आंसर। Then next we have why does lactic acid build up in muscles during intense exercise? अब जब intense exercise हम करते हैं तो muscles को जो है वो enough ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब नॉर्मली जब ऑक्सीजन अच्छी होती है, ज्यादा होती है, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और लॉट ऑफ एनर्जी में। लेकिन जब इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन कम होती है वहां पे। तो जब ऑक्सीजन कम होती है तो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाती है मसल्स में। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज व्हाई डज ड्रिंकिंग टू मच वाटर इन अ शॉर्ट टाइम कॉज हार्म। थोड़ी देर में इतना ज्यादा पानी पीने से हम कहते हैं कि वो खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि उससे क्या हो जाती है, वाटर इंटॉक्सिनेशन हो जाती है। अब बॉडी के अंदर जो है सोडियम जो है वो फ्लूइड के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं एकदम से, तो वो क्या होता है, सोडियम जो हमारी बॉडीज में है उसको डाइल्यूट कर देता है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ज्यादा पानी पीना इन अ शॉर्ट टाइम इट विल कॉज हार्म। सो इट बिकॉज इट एक्सेस वाटर
because excess water dilutes sodium levels in blood. A is the correct option here. Then next we have why does the stomach secrete hydrochloric acid? स्टमक में अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों सीक्रेट होता है, रिलीज क्यों होता है? क्योंकि जब HCl रिलीज होता है हमारी बॉडी में स्टमक में, तो वो क्या करता है, हमारा जो इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन, उसको एक्टिव करता है और उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। उसके बाद वो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। सो बी, टू एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, इज द करेक्ट आंसर हियर। वाई डू रेड ब्लड सेल्स लैक अ न्यूक्लियस? रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए होता है टू make to carry more and more hemoglobin. So B, to maximize space for hemoglobin. Then next is why does alcohol act as depressant on the nervous system? क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल हमारे ब्रेन में जाके गाबा की एक्टिविटी को एनहांस कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है, न्यूरल एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। सो बी, इट एनहांसेस गाबा एक्टिविटी, इज द करेक्ट आंसर। Then next is which organelle is most directly involved in drug detoxification in liver cells? लिवर सेल्स जिनको हेपाटोसाइट्स भी कहा जाता है, उनके अंदर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है, उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, ड्रग्स को, अल्कोहल को, बाकी के हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हुआ, वो हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वजह से ये जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में। सो डी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज व्हाई डज द हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज? एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो नोर एपिनेफ्राइन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। सो बी, इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिलीजिंग नोर एपिनेफ्राइन। Then next is why does diabetes mellitus cause frequent urination polyuria? डायबिटीज मेलाइटस में ज्यादा यूरिनेशन क्यों होती है? अब डायबिटीज में क्या होता है, बेसिकली वैसे तो किडनीज जो है वो ग्लूकोज वगैरह को फिल्टर करती हैं, लेकिन डायबिटीज में क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनीज भी उसको ज्यादा हद तक जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकती। तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो यूरिन में अपीयर होता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और वो क्या करता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। So A, glucose increases osmotic pressure in renal tubules, is the correct answer here. Next is why does a bicycle remain stable when moving but topple easily when stationary? अब बाइसाइकिल है, अगर वो मूव कर रही है तो स्टेबल है, लेकिन जब वो खड़ी है तो इजीली वो गिर जाती है, टॉपल हो जाती है। तो इसका रीजन बेसिकली ये है कि जब भी व्हील्स स्पिन कर रहे होते हैं तो वो गायरोस्कोप्स की तरह बिहेव करते हैं, तो क्योंकि उसमें गायरोस्कोपिक इफेक्ट आ जाता है, स्टेयरिंग करेक्शन आ जाता है, तो उसकी वजह से वो जो है जो जब मूव करती है तो स्टेबल रहती है ड्यू टू गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग व्हील्स। देन नेक्स्ट इज 123 व्हाई डज अ स्पिनिंग आइस स्केटर स्पीड अप व्हेन पुलिंग आर्म्स इनवर्ड? अब होता क्या है, जब भी एक स्पिनिंग आइस स्केटर जो है वो स्पीड अप क्यों कर जाता है इनवर्ट की तरफ आर्म्स पुल करने से? क्योंकि उस टाइम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता, और जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होता बॉडी पे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो उसका आंसर होगा डी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देन नेक्स्ट इज व्हाई डज एमआरआई यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स? एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स को क्यों यूज किया जाता है? अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लॉट ऑफ वाटर होता है, वाटर की वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को अगर हम अलाइन करेंगे तो वो एज अ टाइनी मैग्नेट जो है वो एक्ट करते हैं और एक अच्छी स्कैनिंग करके हमें दे देते हैं। तो उससे क्या होता है बेसिकली,
तो हम जब एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन के जो भी प्रोटॉन्स होंगे बॉडी में वो अलाइन हो जाएंगे और उनकी अलाइनमेंट की वजह से हमें एक क्लियर और डिटेक्टेबल इमेजेस मिलेंगी। तो टू अलाइन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन द बॉडी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट इज हाउ डज द डॉपलर इफेक्ट हेल्प इन इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में डॉपलर इफेक्ट यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि डॉपलर इफेक्ट क्या करता है, बेसिकली वो ब्लड के फ्लो को हार्ट में और ब्लड वेसल्स में मेजर करता है। और वो कैसे मेजर करता है? जैसे ही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स में मूविंग ब्लड की वजह से, तो ये क्या करता है, उन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स को डिटेक्ट करके हमें जो है वो एक क्लियर इमेज बताता है। सो 125 का आंसर होगा बी, बिकॉज इट डिटेक्ट्स फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स इन अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्टेड बाय मूविंग ब्लड। Then next is which phenomena explains why distant galaxies appear to move away faster the farther they are। कौन सा फिनोमिना इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जितनी गैलेक्सीज दूर जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर होती जाती हैं वो हमें और तेजी से दूर होना ऐसे नजर आता है कि वो दे आर मूविंग अवे फास्टर फार्दर देन दे आर। वो इतने दूर होते नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि इतने दूर वो मूव कर रहे हैं। तो इसका ये कौन सा फिनोमिना बेसिकली है? ये है हमारा जो हबल्स लॉ। हबल्स लॉ हमें बेसिकली ये बताता है कि डिस्टेंट गैलेक्सीज जो है वो दे अपीयर टू मूव अवे फास्टर, क्योंकि यूनिवर्स खुद एक्सपेंड हो रही है। तो जितनी दूर गैलेक्सी होगी तो उतना स्पेस आपका ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो ये हबल्स लॉ बताता है। सो सी, हबल्स लॉ इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट इज व्हाट इज द श्वार्ट्जचाइल्ड रेडियस ऑफ अ ब्लैक होल। ब्लैक होल का श्वार्ट्जचाइल्ड रेडियस क्या होता है? ये वो रेडियस है जब एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए और जो है इट मार्क्स द इवेंट हॉरिजन ऑफ अ ब्लैक होल, उसको कहा जाता है श्वार्ट्जचाइल्ड रेडियस। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, द रेडियस एट विच एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स द स्पीड ऑफ लाइट। Then next is what is the theoretical function of a wormhole in space time? Space time में theoretical function, स्पेस टाइम में वर्म होल का थ्योरेटिकल फंक्शन क्या है कि ये जो वर्म होल है ये एक्ट करती है एज अ टनल, जो कि दो डिस्टेंट पॉइंट्स को यूनिवर्स में कनेक्ट करती है। तो उसका आंसर होगा सी, अ टनल कनेक्टिंग टू डिस्टेंट पॉइंट्स इन स्पेस टाइम। देन नेक्स्ट इज विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ब्लैक होल्स में इवेंचुअली इवापोरेट। कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ब्लैक होल्स जो हैं वो इवेंचुअली इवापोरेट हो जाएंगे? तो कहा यह जाता है कि ब्लैक होल्स जो है वो स्लोली जो है वो जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है वो मास को जो है वो लूज कर रही हैं बाय एमिटिंग टाइनी अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन क्वांटम इफेक्ट की वजह से। और ये किसने बताया था हमें? स्टीफन हॉकिंग ने बताया था और इस प्रोसेस को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर, हॉकिंग रेडिएशन। देन नेक्स्ट इज विच गैस इज यूज्ड इन फ्लोरेसेंट लैम्प्स। फ्लोरेसेंट लैम्प्स में आर्गॉन को यूज किया जाता है और उसके साथ कुछ अमाउंट्स ऑफ मरकरी वेपर भी यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज विच आइसोटोप रेशियो इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ ओल्डेस्ट रॉक। जमीन पे पुराने रॉक्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा आइसोटोप रेशियो यूज होता है? यूरेनियम 238 टू लेट 206 मेथड को यूज कर सकते हैं हम टू डिटेक्ट द एज ऑफ अर्थ ओल्डेस्ट रॉक। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next is which mineral is considered the most abundant in Earth's mantle? मेंटल जो है जमीन की थिक मिडिल लेयर होती है और इसके अंदर जो सबसे जो मोस्ट एबंडेंट मिनरल पाया जाता है वो ओलिवाइन पाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द चैंडलर वॉबल रेफर्स टू। चैंडलर वॉबल किस चीज को रेफर करता है? इसको यूज किया जाता है जब इरेगुलर प्रिसिशन ऑफ अर्थ रोटेशन एक्सिस को बेसिकली चैंडलर वॉबल कहा जाता है। सो सी, इरेगुलर प्रिसिशन ऑफ अर्थ रोटेशन एक्सिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वी हैव द फेंट यंगसन पैराडॉक्स सजेस्ट दैट अर्ली अर्थ शुड हैव बीन फ्रोजन। कहा जाता था कि जो अर्थ है वो जल्दी फ्रीज हो जाएगी, लेकिन जो कौन सा फैक्टर है जिसने इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व किया था?
स्टार्टिंग में पता नहीं था ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह का, तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता चला तो ग्रीन हाउस गैसेस की क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हीट को ट्रैप कर देती हैं। तो जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होती जा रही थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो है वो हीट को ट्रैप कर रही थी, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो फ्रोजन होने से बच गई। सो सी एलिवेटेड ग्रीन हाउस गैस concentrations is the correct answer here. Then next is Mohorovicic discontinuity. Moho separates which two layers of earth? मोहो जो है एक बाउंड्री है जो कि बेसिकली दो अर्थ की दो लेयर्स को आपस में सेपरेट करती है, क्रस्ट एंड मेंटल को सेपरेट करती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल गवर्न्स द ऑर्डर और ऑफ ऑर्बिटल फिलिंग इन एटम्स? एटम्स में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या एटम्स में जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, तो वो ऑफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। ऑफबा प्रिंसिपल ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी लो होगी, देन ज़्यादा एनर्जी वाले में जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में वो ऑफबा प्रिंसिपल के बेसिस पे होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजेंस, हेलोजेंस में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ए इज द करेक्ट आंसर। विच प्रोसेस रिलीजेस द मोस्ट एनर्जी पर यूनिट मास? इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसमें जो है ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है? तो वो फ्यूजन वाले प्रोसेस में होती है, फ्यूजन। डी इज द करेक्ट आंसर। देन 139 हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? वाटर के अंदर हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस की वजह से होती है। सो बी calcium and magnesium ions is the correct answer here. Then next we have some questions from English section, meanings, synonyms and antonyms. Question number 140, word lugubrious means. Lugubrious means extremely sad होना, depressed होना, जो है sorrowful रहना, mournful. So C is the correct answer here. Then 41, synonym of parsimonious. Parsimonious का basically अगर हम उर्दू में meaning देखें, it means stingy, it means कंजूस, stingy जो कम पैसे खर्च करता हो, तो इसका जो साइनोनाइम होगा वो होगा स्टिंगी, बी। देन नेक्स्ट इज साइनोनाइम ऑफ मुनिफिशेंट। मुनिफिशेंट की जो मीनिंग होती है, इट मीन्स जो वेरी जनरस, जो सखी हो, तो उसका आंसर होगा ए, जनरस इसका साइनोनाइम होगा। देन नेक्स्ट इज साइनोनाइम ऑफ पल्चराइट्यूड। पल्चराइट्यूड की मीनिंग होती है बेसिकली फिजिकल ब्यूटी या अट्रैक्टिवनेस, तो इसका साइनोनाइम होगा डी, ब्यूटी। देन नेक्स्ट इज एफीमेरल का साइनोनाइम। एफीमेरल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि बिल्कुल कम अरसे के लिए हो, टेम्पररी, तो उसका साइनोनाइम हो जाएगा बी, टेम्पररी। देन एंटोनाइम बताना है हमें रिकैल्सिट्रेंट का। रिकैल्सिट्रेंट की अगर हम मीनिंग देखें तो इट मीन्स जो ना जिद्दी हो, नाफरमान हो, तो इसका एंटोनाइम हो जाएगा फरमानबरदार, सी, ओबीडियंट। देन नेक्स्ट इज एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन मीन्स कोई चीज जो बहुत पुरानी हो, ओल्ड फैशन्ड हो, तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो हो जाएगा मॉडर्न। डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज एंटोनाइम ऑफ जेजून। जेजून मीन्स कोई चाइल्डिश कोई चीज हो या जिसमें कोई इंटरेस्ट वाली चीज नहीं हो, बोरिंग चीज हो, तो इसका जो एंटोनाइम हो जाएगा वो हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। अब क्वेश्चन 148 को देखें तो उसमें थोड़ा हमारे पास ब्लर था। एंटोनाइम ऑफ रिकॉन्डाइट, तो उसके ऑप्शंस थे प्रोफाउंड, देन सेकंड ऑप्शन था ऑब्सक्योर, थर्ड ऑप्शन था सिंपल। ओके, देन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 149 है, एंटोनाइम ऑफ इनकोहेट, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था रिडिमेंट्री, सेकंड ऑप्शन इसका था अनफॉर्म्ड। ओके, एंड इसका जो ऑप्शन सी था वो था डेवलप्ड। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। अब रिकॉन्डाइट का एंटोनाइम बताना है। रिकॉन्डाइट की मीनिंग है विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल हो, जिसको बहुत ही कम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो हो जाएगा सिंपल। सो सी इसका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट एंटोनाइम ऑफ इनकोइट। इनकोइट मीन्स जो बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ हो, जो अभी बिल्कुल फुली डेवलप्ड ना हुआ हो, तो उसका जो एंटोनाइम होगा वो हो जाएगा डेवलप्ड। इसका भी करेक्ट आंसर क्या था? सी। देन नेक्स्ट वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग।
एजिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स की स्टडी को गेरंटोलॉजी कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, जो हाथ से लिखने में एक्सपर्ट हो उसको कायरोग्राफर कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। देन a shrewish loud mouthed female. Shrewish means ऐसी वोमेन जो बेड टेम्पर्ड हो, जो नेगिंग हो और जो बिल्कुल झगड़ा करती हो, लाउड माउथेड फीमेल, तो इसको कहा जाता है टर्मेगेनेंट। टर्मेगेनेंट भी कहा जाता है और कुछ वर्ड्स में इसको विरागो भी कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, विरागो। देन नेक्स्ट we have one word substitution, one who loves and admires the British. ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो ब्रिटिश कल्चर में, उसको कहते हैं एंग्लोफाइल। डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। देन नेक्स्ट इज बैटल अगेंस्ट द गॉड्स। इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज होती है वो होती है थियोमेची। सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। देन नेक्स्ट इज कंपल्जन टू टेल लाइज, एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें जानबूझ के चीजों को बढ़ा चढ़ाकर स्टोरीज को बताया जाए, झूठ बोला जाए, उसको माइथोमेनिया कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स कोर्टयार्ड और आउटडोर स्पेस। तो इनमें से किसका मतलब है कोर्टयार्ड या ओपन आउटडोर स्पेस, तो वो जो है पाटियो। सी, पाटियो मीन्स कोर्टयार्ड या आउटडोर। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स बाय इटसेल्फ। तो इनमें से अगर हम इप्सो फैक्टो को देखें तो ये एक लैटिन फ्रेज है जिसकी मीनिंग है बाय इटसेल्फ। तो डी, इप्सो फैक्टो इज द करेक्ट आंसर हेयर। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स इंट्रिंसिकली। पर से जो है वो एक लैटिन फ्रेज है जिसकी इसका भी मतलब यही है, बाय इटसेल्फ और इंट्रिंसिकली। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर की हाईएस्ट पॉइंट को कहा जाता है एक में। सो डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। Then next is which country was first to recognize independence of United States of America? United States of America की independence को recognize करने वाला जो पहला मुल्क था वो था मोरक्को। D is the correct answer है। Then the Magna Carta 1215 was significant because मैग्ना कार्टा जो है वो एक चार्टर था जिसको साइन किया था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने। उसमें ये स्टेट किया गया था कि किंग इज नॉट अबव द लॉ। तो उसमें क्या किया गया था, बेसिकली इंग्लिश किंग के पावर्स को लिमिट कर दिया गया था। सो बी, लिमिटेड द पावर ऑफ इंग्लिश किंग। देन नेक्स्ट इज द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड प्राइमरीली बिकॉज। लीग ऑफ नेशंस फेल क्यों हो गई थी? बिकॉज द यूएस नेवर ज्वाइंड। सो सी, द यूएस नेवर ज्वाइंड इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो है इसकी वजह से उसकी जो लीग की अथॉरिटी और इफेक्टिवनेस थी वो वीक पड़ गई थी। Then next is which country was recently listed by US Department of Energy as eligible for CNG exports under the Natural Gas Act? Recently US Department of Energy की तरफ से किस कंट्री को एलिजिबल करार दिया गया है फॉर CNG exports under Natural Gas Act? तो वो है मोरक्को। D, Morocco is the correct answer here. Then next is which African nation joined BRICS in 2024, expanding the bloc's influence? दो अफ्रीकन नेशंस ने बेसिकली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है 2024 में, इजिप्ट ने और इथियोपिया ने। यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास इथियोपिया है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। करेक्ट आंसर बी, इथियोपिया इज द करेक्ट आंसर हेयर। देन नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ लिechtenstein is Vaduz. A is the correct answer here. Then next we have some questions. Which Asian country recently signed a defense pact with Philippines to counterbalance China's influence in South China Sea? तो दो कंट्रीज बेसिकली जापान और कनाडा ने अभी जो रिसेंटली साइन किया है डिफेंस पैक्ट फिलीपींस के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि एशियन कंट्री पूछा जा रहा है तो एशियन कंट्री जापान है। ए, जापान इज द करेक्ट आंसर। Then next is the Architect Council operates under a strict mandate. Which of the following is explicitly excluded from its charter and scope? Architect Council की charter and scope से अभी किसको exclude किया गया है? मिलिट्री सिक्योरिटी को।
So C, military security matters is the correct answer here. Then next is, what is the binding requirement for a state that joins the treaty on the prohibition of nuclear weapons if it currently hosts nuclear weapons? तो अगर तो कोई स्टेट है जो कि ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को ज्वाइन करती है और वो न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट करती है, तो उसके लिए बाइंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है? वो ये है कि इट मस्ट रिमूव एंड एलिमिनेट द वेपन्स इन अकॉर्डेंस विद लीगली बाइंडिंग टाइम बाउंड प्लान. सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट इज दी G20 समिट इन 2025 जो कि ब्राज़ील ने होस्ट की थी, किस चीज़ पे इन्होंने ज़्यादा रोशनी डाली थी, किस चीज़ को ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था? AI गवर्नेंस एंड रेगुलेशन को. बी इज़ द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट इज, विच कंट्री होस्टेड 2025 UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30? UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 2025 ब्राज़ील ने होस्ट किया था. सो सी, ब्राज़ील इज द करेक्ट आंसर हियर. Then next we have capital of Suriname is Paramaribo is the capital of Suriname. C is the correct answer here. Then next is, which African country faced a military coup attempt in 2025 raising concerns about regional stability? तो बेसिकली बेनिन जो था उसने मिलिट्री टेक ओवर अटेम्प्ट्स को फेस किया था 2025 में. सो बी, बेनिन इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट इज, इन 2025 which Middle Eastern country normalized relation with Syria after years of isolation? काफी सालों के बाद जो है वो कौन से कंट्री ने अभी 2025 में कौन से मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने अपने रिलेशन सायरिया के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है? तो वो सऊदी अरबिया है. सो डी, सऊदी अरबिया इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट इज, Quad US India Japan Australia in 2025 announced a joint initiative on. तो इन 2025 जो क्वाड था, चार कंट्रीज का, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने एक मेजर ज्वाइंट इनिशिएटिव जो अनाउंस किया था वो फोकस था एक तो मिनरल सप्लाई चेन पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे और तीसरा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पे. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास मैरीटाइम सिक्योरिटी, ए इज द करेक्ट आंसर हियर. Then next is, which strait is between Australia and Papua New Guinea? Papua New Guinea and Australia के बीच में इनको जो सेपरेट करती है वो टॉरेस स्ट्रेट है. C is the correct answer. Then which country became the first in EU to officially recognize Palestine as a state in 2025, sparking debate across Europe? तो सबसे पहला यूरोप का कंट्री जिसने फ़लस्तीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था 2025 में, वो था पुर्तगाल, उसके बाद फ्रांस. तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस नहीं है पुर्तगाल, तो ये इसमें थोड़ी एरर है इस क्वेश्चन में 176 में. देन नेक्स्ट इज, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा पोर्तुगाल. देन नेक्स्ट इज, विच अफ्रीकन कंट्री होस्टेड द 48th ऑर्डिनरी सेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल? अफ्रीकन यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल 2026 के 48th ऑर्डिनरी सेशन को होस्ट किया था इथियोपिया ने. बी इज द करेक्ट आंसर. Then next we have, in 2025, which South American country faced a major political crisis after its president attempted to dissolve Congress? 2025 में साउथ अमेरिका के कंट्री पेरू ने एक मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस किया था. सो ए, पेरू इज द करेक्ट आंसर हियर. देन विच एशियन कंट्री होस्टेड 2025 SCO समिट? 2025 SCO समिट को चाइना ने होस्ट किया था. बी, चाइना इज द करेक्ट आंसर हियर. Then which telecom operator purchased 5G spectrum in Pakistan? मार्च 2026 के ऑक्शन में पाकिस्तान में कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम को परचेज किया था? तो वो तीनों कंपनीज ने, जेएस, जोंग और यूफोन ने. टेलीनॉर को छोड़कर बाकी जो थी, जेएस, जोंग एंड यूफोन, इन्होंने जो है 5G स्पेक्ट्रम को परचेज किया था. बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. Then next is, which Mughal emperor faced repeated invasions by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, weakening the empire significantly? तो वो थे मोहम्मद शाह. इन्होंने repeated invasions को face किया था by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. So B, Muhammad Shah is the correct answer here. Then next is, the Zabt system of land revenue assessment in Mughal era under Emperor Akbar was based on. जो अकबर के दौर में जो जब्त सिस्टम लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का था वो किस चीज़ पे बेस्ड था? वो बेस्ड था ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एवरेज प्रोड्यूस.
So D is the correct answer here. Then next is Mughal emperor who issued the farman granting the East India Company trading rights in Bengal. कौन से मुगल एम्परर ने फरमान जारी किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड के राइट्स दिए जाएं? तो वो थे फर्रुखसियार. डी इज द करेक्ट आंसर. Then Battle of Khanwa 1527 was fought between Babur and Battle of Khanwa 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी. C is the correct answer. The Mughal emperor who faced the Battle of Plassey indirectly through his Nawab. वो मुगल एम्परर जिन्होंने प्लासे बैटल ऑफ प्लासे को इनडायरेक्टली फेस किया था उसके नवाब के थ्रू, वो थे आलमगीर टू. डी इज द करेक्ट आंसर. Then Mughal emperor who was defeated in the Battle of Buzzar 1764, शाह आलम टू जो है वो उनको शिकस्त हुई थी बैटल ऑफ बुजार में. शाह आलम टू. बी इज द करेक्ट आंसर है. Then लियाकत अली खान joined the Muslim League. लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को 1923 में ज्वाइन किया था. बी इज द करेक्ट आंसर. Then the slogan पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह gained popularity during. ये जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको ये कब फेमस हुआ था? ये हुआ था ड्यूरिंग लाहौर रेजोल्यूशन इन 1940. सो बी लाहौर रेजोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर. ओके देन नेक्स्ट वो ये फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं. बुक पयामे मशरिक वॉज रिटन बाय इकबाल इन रिस्पॉन्स टू. अल्लामा इकबाल ने जो बुक लिखी थी पयामे मशरिक, वो किसके रिस्पॉन्स में लिखी? वो वेस्ट ऑस्ट्रेलचर दीवान के रिस्पॉन्स में लिखी थी. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन वर फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज ऑफ अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल की पहली शादी से कौन से बच्चे थे? वो थे मेराज बेगम एंड आफ्ताब अहमद. सी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट इज कायद एज़म वॉज इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. कायद एज़म को जो है वो परमानेंटली प्रेसिडेंट कब इलेक्ट किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का? 1934 में. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पहला केस एज ए लॉयर बॉम्बे में कमर्शियल डिस्प्यूट का था. ए कमर्शियल डिस्प्यूट इज द करेक्ट आंसर. देन 193 कायद-ए-आज़म फर्स्ट वाइफ एमी बाई जिन्ना डाइड. कायद-ए-आज़म की पहली बीवी एमी बाई जिन्ना का कब इंतकाल हुआ था? 1893 में. डी इज द करेक्ट आंसर. Then who was the sixth prime minister of Pakistan? पाकिस्तान के छठे प्राइम मिनिस्टर थे इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर. आई चंद्रीगर. D is the correct option. Then who was Pakistan's first finance minister serving under Prime Minister लियाकत अली खान? पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के अंडर सर्व किया था वो थे गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद. C is the correct answer here. Then hierarchy of civil awards runs from. तो जो सिविल अवार्ड्स की हायरार्की है तो सबसे हाईएस्ट जो है वो निशान पाकिस्तान है, देन हिलाल पाकिस्तान, देन सितारा पाकिस्तान, देन तमगा पाकिस्तान. तो उसकी जो हायरार्की होगी वो होगी बी निशान, देन हिलाल, देन एस, देन टी. Okay, then next we have India is allowed to irrigate up to how many acres from the western rivers under Indus Basin Treaty. इंडस बेसिन ट्रीटी के अंडर इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स पे तो पूरा का पूरा राइट है, लेकिन वेस्टर्न रिवर्स पे वो सिर्फ और सिर्फ 1.34 मिलियन एकर्स पे इरिगेट कर सकते हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. देन हु ब्रोकर्ड द इंडस वाटर ट्रीटी ऑन बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के बिहाफ पे इंडस वाटर ट्रीटी के ब्रोकर कौन थे? यूजीन आर ब्लैक. ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देन हु वाज प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1971 वॉर विद इंडिया. जब 1971 में पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे नूरुल अमीन. सी इज द करेक्ट आंसर. देन विच प्राइम मिनिस्टर वाज डिसमिस्ड इन 1958 जस्ट बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ बाय अयूब खान. अयूब खान की तरफ से जब मार्शल लॉ लगाया गया था तो उस टाइम पे कौन से प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया गया था 1958 में? वो थे फेरोज खान नून. ए इज द करेक्ट ऑप्शन है. थैंक यू वेरी मच. अगर तो कोई भी डाउट्स हो या कोई मिस्टेक हुई हो, कहीं पे कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.